हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक नर्सिंग क्लासेस। तो चलिए आज की क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग विच टाइप ऑफ लेंसेज। ऑप्शन ए सिलेंड्रिकल लेंस, ऑप्शन बी कॉनकेव लेंस, ऑप्शन सी बाइफोकल लेंस, ऑप्शन डी कॉन्वेक्स लेंस। चलिए इसका आपको आंसर करना है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी कॉनकेव लेंस। क्वेश्चन में पूछा गया कि जो रिफ्रैक्टिव एरर होता है एक आई का मायोपिया, उसको करेक्ट करने के लिए हम किस टाइप के लेंसेज को यूज करते हैं, तो हमारा आंसर होगा कॉनकेव लेंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से कम मैं 5 से 6 एमसीक्यू आपको बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रिफ्रैक्टिव एरर होता क्या है। मान लीजिए आपकी ये आई की नॉर्मल स्ट्रक्चर है इस तरीके से, रफली अगर हम डायग्राम, और ये आपका लेंस है। अगर नॉर्मल अगर हम बात करें तो जैसे कि ये जो वेव आ रही है, इन्फिनिट वेव आ रही है, उनका जो मीटिंग पॉइंट है कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ये नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। यानी कि जो भी वेव आ रही है लेंस पे फोकस होने के बाद में वो जो रेटिना का ये पोस्टीरियर पॉइंट है, यहाँ पे जाके इनका मीटिंग पॉइंट होना चाहिए। तो ये जो हमारी इमेज है वो शार्प बनेगी और क्लियर बनेगी। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल विजन। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू क्या पूछा जाता है कि नॉर्मल विजन के लिए, नॉर्मल रिफ्रैक्शन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो वो होगा आपका ई मेट्रोपिया। क्या होगा, ई मेट्रोपिया। नॉर्मल अगर हम बात करते हैं नॉर्मल विजन की, तो हम इसको बोलते हैं ई मेट्रोपिया। और अगर अब नॉर्मल है, अब नॉर्मल हम किसको बोलेंगे, मान लीजिए जो ये वेव है या तो आगे बन जाए यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द रेटाइना यहाँ पे, और या फिर जहाँ मीटिंग पॉइंट है उससे पीछे जाके बने, यानी कि जहाँ बनना चाहिए वहाँ पे नहीं बने, या तो उसके आगे बने या पीछे बने, उसको अब नॉर्मल हम रिफ्रैक्टिव एरर बोल देते हैं। और इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एमेट्रोपिया। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, दोनों ही एमसीक्यू है। नॉर्मल रिफ्रैक्शन ऑफ आई को हम क्या बोलते हैं, और अब नॉर्मल रिफ्रैक्शन आई को हम क्या बोलते हैं, अमेट्रोपिया। तो जो अमेट्रोपिया की कंडीशन है उसके अंदर हम अलग अलग कंडीशन पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम मायोपिया पढ़ेंगे, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। एक जो होता है आपका प्रेस बायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। तो ये इसमें से एमसीक्यू, इन चार में से एमसीक्यू पूछे जाते हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन से पूछे जाते हैं, और दूसरा एमसीक्यू पूछा जाता है इनके करेक्शन पे कि कौन सा लेंस इसमें यूज किया जाता है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए ये आपका लेंस है और इस पर कोई वेव फोकस होने के बाद जहाँ जो इसका मेन पॉइंट है वहाँ पे फोकस होती है। ठीक है, जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है। अब मान लीजिए एक रिफ्रैक्टिव एरर है, मान लीजिए इस तरीके से, ये रिफ्रैक्टिव एरर ये आपका लेंस है और कुछ इस तरीके से वेव जो आ रही है। अब आइडियली जो वेव है उनका मीटिंग पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन क्या होता है रिफ्रैक्टिव एरर में जो वेव है उसका जो मीटिंग पॉइंट है वो बिहाइंड द रेटिना इस तरीके से हो जाता है। क्या होता है, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी फोकस बिहाइंड द रेटिना। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो लाइट वेव है कहाँ पे जाके मिल रही है, बिहाइंड द रेटिना। इतना आपको समझ में आ गया। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, नॉर्मली यहाँ पे मिलना चाहिए रेटिना के इस पॉइंट पे, लेकिन क्या कर रहा है, इस लेंस के अबनॉर्मल कर्वेचर की वजह से ये ज्यादा डाइवर्ज हो जा रही है और बिहाइंड द रेटिना मिल रही है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इतना समझ में आ गया, हाइपरमेट्रोपिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी एंड फोकस बिहाइंड द रेटिना इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। ये एमसीक्यू बनता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ये डेफिनेशन हो गई। अब हाइपरमेट्रोपिया का एक और दूसरा नाम होता है, जिस आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। ठीक है, इसको बोलते हैं फार साइटनेस। ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करें, अगर आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो इसको हम बोलते हैं दूरदृष्टि रोग। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो नाम है उसके अपोजिट सिम्टम हमें देखने को मिलता है। नाम क्या है, दूरदृष्टि दोष, लेकिन जो हमें इसके अंदर जो सिम्टम क्या मिलेगा, जो हमें पास की जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है
वो चीजें हमें क्लियर नहीं दिखाई देगी। नियर बाई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होंगे, ब्लर होंगे। इतना आपको समझ में आ गया। तो आपको इसको याद कैसे रखना है, फार, फार मतलब दूर होता है, तो आप ये मान लीजिए कि जो रेटाइना है उससे दूर यानी पीछे की तरफ जो रेज है वो जाके फोकस कर रही, तो वो फार साइटनेसनेस है। या हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा होता है, यानी कि जितना रेटाइना पे फोकस होना चाहिए उससे भी ज्यादा दूरी पे जाके वो फोकस होती है, तो उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। याद करने का आपको तरीका इस तरीके से याद रखना है। तो इस टाइप के रिफ्रैक्टिव एरर को हम क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। इसी का दूसरा नाम होता है फार साइटनेसनेस, और हिंदी में अगर बोले तो दूरदृष्टि रोग। लेकिन होगा क्या इसमें, दूरदृष्टि रोग में दूर की जो चीजें हैं वो तो हमें क्या दिखाई देती है, क्लियर दिखाई देती है, यानी कि सही से दिखाई देती है। जो पास की जो चीजें हैं, नियर बाई जो ऑब्जेक्ट है वो हमें क्या दिखाई देता है, ब्लर दिखाई देता है। उल्टा होता है, नाम तो है दूरदृष्टि रोग, लेकिन पास की चीजें में ब्लर दिखाई देती है, दूर की चीजें में इजिली हम उनको देख पाते हैं। तो आपको याद रखना है तीन चीजें, कि एक तो डेफिनेशन पूछ ले कि जो लाइट वेव है जो बिहाइंड द रेटाइना अगर फोकस हो रही है तो क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा, उसका दूसरा नाम है फार साइटनेसनेस। तीसरा, उसमें कौन सा जो ऑब्जेक्ट है, कौन सा हमें क्लियर दिखाई देता है और कौन सा ब्लर। जो दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई देता है और पास का ऑब्जेक्ट ब्लर दिखाई देता है। अब तीसरा जो पूछते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो कौन सा करेंगे हम आपका इसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस। इतना समझ में आ गया। तो हाइपरमेट्रोपिया में 3 या 4 एमसीक्यू इस तरीके से पूछे जाएंगे और इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको याद रखना। तो कौन से लेंस इसमें यूज किए जाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, कुछ इस तरीके के लेंस इसके अंदर हम यूज करेंगे। अब मान लीजिए हमने ये लेंस यहाँ पे यूज करे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये लेंस यूज करने के बाद में ये जहां पे जो लाइट वेव है जहां पे मिलना चाहिए उन लाइट वेव का क्या कर देगा, एक कन्वर्जन कर देगा, जिसकी वजह से जहां पे हमें मीटिंग पॉइंट चाहिए इन लाइट वेव का वहां पे ये मिल पाती है। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, या इसी का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। तो इतना आपको समझ में आ गया एक डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, ये हमने बात की किसके बारे में, हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेसनेस के बारे में। लेंस कौन सा यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पहला हमने बात कर लिया हाइपरमेट्रोपिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें से अब आपको आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं मायोपिया, जो हमारा एमसीक्यू पूछा गया है मायोपिया के अंदर से। ठीक है, तो नॉर्मली हमने बात करा कि किस तरीके से जो वेव बनती है आई के अंदर। मान लीजिए आपकी आई बॉल है। ठीक है, अब हम मायोपिया की अगर हम बात करें तो मायोपिया में जो वेव है वो इन फ्रंट ऑफ द रेटाइना जाके फोकस करती है, यानी कि जो नॉर्मली तो इनको कहाँ जाके फोकस करना चाहिए, यहाँ पे इस मीटिंग पॉइंट पे। ठीक है, अगर मैं डॉट डॉट से बना रहा हूं तो ये नॉर्मली होना चाहिए, लेकिन होता क्या है इसके अंदर, इस तरीके से इन फ्रंट ऑफ रेटाइना बहुत जल्दी यहाँ पे इमेज, मतलब इन फ्रंट ऑफ द रेटाइना यानी कि बहुत पास में यहाँ पे फोकस हो जाती है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोपिया। तो इसकी डेफिनेशन में से क्या आएगा कि जो वेव होगी वो कहाँ फोकस करेगी, इन फ्रंट ऑफ रेटाइना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इन फ्रंट ऑफ रेटाइना जो लाइट वेव है जाके मीटिंग पॉइंट होगा उनका। तो पहला एमसीक्यू यही पूछा जाता है कि लाइट रेज जो इन्फिनिटी से आ रही है वो अगर इन फ्रंट ऑफ रेटाइना जाके मिल रही है तो हम इसको क्या कंडीशन बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मायोपिया। ठीक है, अब मायोपिया के का दूसरा नाम क्या होगा, मायोपिया का दूसरा नाम होगा नियर, जैसे हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या था, फार साइटनेस, तो इसका नाम होगा नियर साइटनेस, यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे हम निकट दृष्टि रोग। ठीक है, इतना याद रखें। लेकिन आपको याद रखना है कि नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना। निकट दृष्टि रोग है, लेकिन इसमें हमें दूर की चीजें जो ब्लर दिखाई देगी, यानी कि जो अगर मैं बात करूं दूर या फार ऑब्जेक्ट है ये हमें क्या दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा। तो नाम के उल्टा होता है इसमें। और जो पास या नियर बाई जो ऑब्जेक्ट है, नियर बाई ऑब्जेक्ट है हमें क्या दिखाई देगा, क्लियर। तो ये एमसीक्यू इसमें से पूछा जाता है कि पहला क्वेश्चन पूछा जाता है मायोपिया के अंदर जो वेव है वो कहाँ पे फोकस होती है, इन फ्रंट ऑफ रेटाइना।
ठीक है, डेफिनेशन डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इन विच टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर द लाइट वेव फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। द करेक्ट आंसर विल बी मायोपिया। सेकंड, इसका जो दूसरा नाम है नियर साइटनेसनेस, और इसको नियर साइटनेस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, निकट दृष्टि रोग। लेकिन निकट दृष्टि रोग में निकट की जो चीजें, पास की चीजें वो क्लियर दिखाई देगी और दूर की जो ब्लर दिखाई देगी। अब इसका करेक्शन हमें करेंगे, ट्रीटमेंट अगर हम करें तो कौन सा लेंस हम यूज में करेंगे, इसके लिए जो यूज होगा वो होगा आपका कॉनकेव लेंस, या इसी को हम बोल देते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोल देते हैं, डाइवर्जिंग। जो हाइपरमेट्रोपिया है इसके अंदर कन्वर्जिंग लेंस हम यूज करते हैं, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस। और मायोपिया के अंदर हम डाइवर्जिंग क्यों करना हमें, क्योंकि यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रहा है, यहाँ पे हमें डाइवर्ज करना है, यहाँ पे हमें फोकस नहीं होने देना। अगर हम यहाँ पे लेंस यूज करेंगे तो इसको डाइवर्ज कर देगा और जहाँ पे जो मीटिंग पॉइंट हमें चाहिए वहां पे फोकस करवाएगा, इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग लेंस इसके अंदर हम यूज करते हैं। तो अब आपको पता होगा कि कॉनकेव लेंस किसमें यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस किसमें हम यूज करते हैं। दो डिसऑर्डर के बारे में हम बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है। सारे एमसीक्यू ये याद रखना आपको। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, इसमें होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका नॉर्मल कर्वेचर है आई का, रफली अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो अब हाइपर मायोपिया में तो अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा था, इन बिहाइंड द रेटिना इस तरीके से फोकस हो रहा था। अगर मायोपिया की बात करें तो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना जहां बनना चाहिए था उससे भी पहले इमेज बन जा रही थी। लेकिन एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, मान लीजिए आपकी ये वेव आ रही है आई पे, लेंस पे फोकस होने के बाद में क्या होता है, मल्टीपल फोकल पॉइंट इसके अंदर बन जाते हैं। मतलब एक इमेज नहीं बनती, मल्टीपल फोकल पॉइंट बन जाते हैं, मल्टीपल जगह पे जाके ये लेयर जो वेव है वो मिलने लग जाती है। इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछ ले तो आपको याद रखना है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो होगा आपका सिलेंड्रिकल लेंस हम इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर फोर्थ रिफ्रैक्टिव एरर की बात करें तो वो होता है आपका प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या है, मेनली पहला इसमें से क्वेश्चन आता है, ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो जो लेंस का कर्वेचर है उसकी हार्डनिंग की वजह से ये डिसऑर्डर होता है। तो एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसके अंदर एज के साथ साथ लेंस की जो इलास्टिसिटी वो कम हो जाती है। और इसके अंदर क्या होता है, ये एज रिलेटेड नियर साइटनेस फार साइटनेसनेस है, ठीक है। यानी कि इसमें हमें पास की चीजें दिखाई नहीं देगी, लेकिन क्या होगा, ये एज रिलेटेड है। जैसे हम हाइपरमेट्रोपिया में अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने देखा था हाइपरमेट्रोपिया में हमने बात करा था कि पास की चीजें हमें ब्लड दिखाई दे रही थी, पास की चीजें हमें नहीं दिखाई दे रही थी हाइपरमेट्रोपिया में। इसके अंदर भी हमें पास की चीजें नहीं दिखाई देती, लेकिन ये क्या होगा, ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये एज की वजह से होता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं, क्वेश्चन में आता है कि एज रिलेटेड रिफ्रैक्टिव एरर इन विच द नियर ऑब्जेक्ट इज ब्लर कॉल्ड प्रेस बायोपिया। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो लेंस यूज करेंगे, इसका ट्रीटमेंट वो यूज होगा हमारा बाइफोकल लेंस। तो बस इतना ही रिफ्रैक्टिव एरर में से क्वेश्चन आएगा। इसके बाहर अगर रिफ्रैक्टिव एरर में कोई भी एमसीक्यू आपको पूछा नहीं जाएगा, ना पूछा गया अभी तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड एमसीक्यू इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आर एक्सेप्ट। ऑप्शन ए गैलेक्टोसेमिया, ऑप्शन बी लैक्टोज इंटॉलरेंस, ऑप्शन सी मदर ऑन रेडिएशन और कीमोथेरेपी, ऑप्शन डी HIV पॉजिटिव मदर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी HIV पॉजिटिव मदर। ये वन लाइनर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एम्स के अंदर ये एमसीक्यू पूछा गया था, ठीक है। इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। जो ब्रेस्ट फीडिंग की जब हम कॉन्ट्राइंडिकेशन की हम बात करते हैं तो उसमें 3 कॉन्ट्राइंडिकेशन हम पढ़ते हैं WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो, ये जो फर्स्ट 3 जो ऑप्शन है, ये 3 कॉन्ट्राइंडिकेशन है ब्रेस्ट फीडिंग की। यानी कि जो आफ्टर डिलीवरी मदर जो ब्रेस्ट फीड करवाती है बेबी को, वो किन किन कंडीशन के अंदर नहीं करवा सकती। तो गैलेक्टोसीमिया की अगर कंडीशन है तो इसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करना है। लैक्टोज इंटॉलरेंस है बेबी के अंदर, तब ब्रेस्ट फीड अवॉइड करना है। और मदर को अगर किसी ट्यूमर की वजह से, कैंसर की वजह से रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी चल रही है तो ये तीनों केसेस में हमें ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करना है। अब जो HIV पॉजिटिव मदर है, ये जो
कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये किस टाइप का कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ये डायरेक्ट एमसीक्यू बार बार पूछा जाता है। तो आपको 3 इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन याद रखने हैं। जो एब्सोल्यूट जो वर्ड यूज होता है, मतलब कि हमें बिल्कुल भी ये ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी है इन केसेस के अंदर। एचआईवी पॉजिटिव को रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसलिए बोला जाता है, रिलेटिव का मतलब ये होता है कि कुछ कंट्रीज के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं और कुछ कंट्रीज के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कंट्रीज की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग और मदर की डिजायर के अकॉर्डिंग, उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि अगर मदर को प्रॉब्लम नहीं है, उनको उसका अपना स्टेटस पता है, तो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो किस कंट्री में, जैसे डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में अलग अलग गाइडलाइन होती है कि एचआईवी पॉजिटिव मदर जो होती है, कई कंट्री मानती है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके थ्रू एचआईवी वायरस का ट्रांसफ्यूजन होता है और कई मानती नहीं होता है। तो एक रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट आपको सिर्फ इस 3 कॉन्ट्रा इंडिकेशन में, सिर्फ एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन में 3 चीज़ें आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 3। ए पेशेंट विद एंडोकार्डाइटिस is listed in their medical history Roth spot. You know that this is a complication of infective endocarditis and presents as option A non-tender erythematous nodular lesions on palm and sole, option B red and tender lesions found on hand and feet, option C retinal hemorrhages with white center, option D purplish spots found on the forearm and groin। तो चलिए आपको आंसर करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी रेटाइनल हेमरेजेस विद वाइट सेंटर। तो चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट है, उसको एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पेशेंट को है, ऐसा उसने मेडिकल हिस्ट्री में बताया। और उसने जो हमने आइडेंटिफाई किया रोथ स्पॉट है पेशेंट के अंदर, और हमें ये पता कि एक रोथ स्पॉट है जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है। तो बेसिकली इसमें क्या पूछ रहा है, रोथ स्पॉट का जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि वो रोथ स्पॉट है, कि रोथ स्पॉट होता क्या है। बस ये एमसीक्यू इसमें से पूछा गया है। ठीक है, तो हम वन बाय इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोकार्डाइटिस क्या होता है। आपकी जो हार्ट है, हार्ट की 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है वो एंडोकार्डियम। और इसमें इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरिया फंगस की वजह से क्या हमें कंडीशन देखने को मिलती है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर वैसे तो बहुत सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू इसमें से पूछे गए हैं, 3 वर्ड्स में से पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। पहला हो गया आपका ओस्लार नोड, सेकेंड वन इज जेनवे लीजन्स एंड थर्ड वन इज रोथ स्पॉट। रोथ स्पॉट में से एमसीक्यू दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहला तो आपका जो है थ्योरी बेसिस पे पूछा जाएगा और दूसरा इसमें से पूछा जाएगा इमेज बेसिस क्वेश्चंस। आप जाके सर्च करिए किस तरीके से आप देख पा रहे हैं रोथ स्पॉट को, कि हमें किस तरीके का प्रेजेंटेशन में देखने को मिलता है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है तो उसके अंदर मल्टीपल एम्बोलाई का फॉर्मेशन हो जाता है और हमें जगह जगह पे हमें इस तरीके से हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो ये 3 एमसीक्यू इसके अंदर से बनते हैं सिम्टम में से। जैसे कुछ डिजीज होती है जिसके अंदर से कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका मेनिंजाइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, हाइड्रोसिफिलिस है, पार्किंसन है। तो कुछ ऐसी डिजीज है जिसके अंदर से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है इसमें से एमसीक्यू पूछा जाता है इनकी क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन पे। तो 3 तरीके के इसमें क्लिनिकल फीचर हमें देखने को मिलता है। पहला ओस्लार नोड, दूसरा जेनवे लीजन्स और तीसरा रोथ स्पॉट। अब ये होते क्या है, अगर हम बात करें कि ओस्लार नोड्स के लिए हम यहाँ पे ये देखिए जो बी ऑप्शन है ये ओस्लार नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेड एंड टेंडर लीजन्स फाउंड ऑन हैंड एंड फीट, यानी कि जो पेशेंट है उनके हैंड और फीट पे रेड और टेंडर लीजन्स अगर फॉर्म हो जाते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओस्लार नोड। ठीक है, अब आपको एक वर्ड का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ वो है टेंडर और यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ वो है नॉन टेंडर। टेंडर का मतलब यानी कि एक तरीके से उसमें इस तरीके सा प्रोट्रूजन या इस तरीके से स्वेलिंग हमें देखने को मिलती है, वो नॉर्मल एरिया से इस तरीके से बाहर हमें देखने को मिलता है, ये टेंडर।
अगर नॉन टेंडर की बात करें तो ये स्किनर ये बाहर स्किन से बाहर नहीं निकलेगा, इसी तरीके से उसमें पैचेस बनेंगे, तो ये नॉन टेंडर है। और अगर स्किन की पेरिफेरी को अगर क्रॉस करके इस तरीके से हमें प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, ये टेंडर है, ठीक है, उसमें एक तरीके से स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो जो ओस्लार नोड है वो किस टाइप के रेसेस होते हैं इसके अंदर, वो होते हैं नॉन सॉरी टेंडर और रेड लीजन्स होते हैं। किस पे, हैंड और फीट पे जो लीजन्स होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, ओस्लार नोड। तो आपको याद रखना है कि इस तरीके की लाइन अगर आपको दे दे कि रेड एंड टेंडर लीजन्स फाउंड ऑन हैंड एंड फीट इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज कॉल्ड ओस्लार नोड। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेन्युइन लीजन्स। तो जो ऑप्शन ए है, नॉन टेंडर इरिथमेटस नोडुलर लीजन्स ऑन पाम एंड सोल। यहाँ पे जो साइट है वो भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हैंड और फीट पे लीजन्स बन रहे थे, यहाँ पे पाम्स एंड सोल पे बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो लीजन वो कैसे हैं, नॉन टेंडर है, वो टेंडर नहीं होंगे और इरिथमेटस होंगे। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं जेन्युइन लीजन, इसको हम बोल देते हैं जेन्युइन लीजन्स। एक कैरेक्टरिस्टिक साइन है किसके, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के। नेक्स्ट हम बात करें सी, यानी कि जो एम्बोलाई बन जाता है मल्टीपल एंडोकार्डाइटिस के अंदर, और वो एम्बोलाई जाके रेटाइनल जो आर्टरी है और वहाँ पे मल्टीपल हेमरेज कोज कर देता है, और उसकी वजह से जो रेटाइना, जब आई का जो अपीयरेंस होता है वो कुछ इस तरीके से स्पॉट हमें देखने को मिलते हैं आई के अंदर, इसको हम बोलते हैं रोथ स्पॉट। अगर इमेज बेस पूछा जाएगा तो आपको इसकी जाके इमेज सर्च करके इतना सा काम आपको करना है कि इसकी इमेज देखना है। और नेक्स्ट अगर थ्योरी में पूछेगा तो इस तरीके से पूछेगा, रेटाइनल हेमरेजेस विद व्हाइट सेंटर, इनका जो सेंटर होगा वो व्हाइट कलर का होगा इस तरीके से आई के अंदर। तो वो कौन, इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रोथ स्पॉट, इसको हम क्या बोल देंगे, रोथ स्पॉट, ठीक है। और जो पर्पली स्पॉट फाउंड ऑन द फोरआर्म ग्रेन, तो ये क्या है, पटेकियाई, ये भी किसका करेक्टरिस्टिक साइन है, ये भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में हमें देखने को मिलता है। तो आपको 4 चीज के बारे में याद रखनी है। मोस्टली जो 3 है उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन 3 में भी अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट और थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगर नोट सेट इतने एडवांस लेवल पे जा रहा है तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में से आपको रोथ स्पॉट पूछने के चांसेस उसके सबसे ज्यादा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 4, अनप्लीजेंट एंड अनईजीनेस रिएक्शन टू इमेजिनरी डेंजर इज कॉल्ड, ऑप्शन ए एंजाइटी, ऑप्शन बी फोबिया, ऑप्शन सी एजिटेशन, ऑप्शन डी पैनिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एंजाइटी। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस, है ना, हैप्पीनेस। तो अनप्लीजेंट का मतलब क्या होता है, अनहैप्पीनेस, ठीक है, यानी कि सैडनेस। और अनइजीनेस यानी कि डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट रिएक्शन किसके, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ इमेजिनरी डेंजर, यहाँ पे जो रियल डेंजर है, रियल एब्सेंट है। यानी कि अब क्वेश्चन आपको समझने की कोशिश करना है कि यहाँ पे जो पर्सन है वो इमेजिन कर रहा है किसी भी डेंजर को। मान लीजिए वो हम कोई एक पर्सन वो इमेजिन कर रहा है किसी भी चीज में, कोई मान लीजिए वो एक लोइन के बारे में इमेजिन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लोइन रियल में प्रेजेंट नहीं, वो सिर्फ इमेजिनेशन कर रहा है लोइन के बारे में, तो वो कैसा डेंजर हो गया, इमेजिनरी डेंजर। और उस लोइन को इमेजिन करते करते वो इतना ज्यादा खो गया कि उसको एंजाइटी की सिचुएशन डेवलप हो गई, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंजाइटी। इसके लिए क्या यूज होगा, अनप्लीजेंट और अनइजीनेस, यानी कि डिस्कम्फर्ट हो गया और वो सैडनेस उसके अंदर, हैप्पीनेस उसकी जो है गायब हो गई। क्यों, क्योंकि वो इमेजिनेशन कर रहा था एक डेंजर को, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंजाइटी। अब हम फोबिया किसको बोलेंगे, फोबिया बोलेंगे हम अनप्लीजेंट और अनइजीनेस, इतना तो सेम है एंजाइटी में। लेकिन यहां जो फोबिया है, फोबिया के अंदर क्या होगा, रियल डेंजर। मान लीजिए किसी को फोबिया है, किसी को छिपकली से डर लगता है, जो कि सबसे ज्यादा फीमेल्स में देखने को मिलता है, और वो वहां पे रियल में उसके सामने छिपकली आ जाती है, यानी कि यहाँ पे क्या है, रियल डेंजर है। तब उसको अगर अनप्लीजेंट और अनइजीनेस फील होता है तो उसको हम फोबिया बोलेंगे। एक डिफरेंस है एंजाइटी और फोबिया में कि एंजाइटी जो होती है वो इमेजिनरी डेंजर से होती है, यानी कि उसमें कोई रियल जो डेंजर प्रेजेंट नहीं होता, और फोबिया के अंदर रियल डेंजर प्रेजेंट होता है, तब जाके हम अनइजीनेस फील करते हैं, अनप्लीजेंट हम फील करते हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, फोबिया। तो सारे एमसीक्यू है, वन लाइनर में पूछे गए हैं। एजिटेशन किसको बोलेंगे, एजिटेशन किसको बोलेंगे, अगर हम एंजाइटी की कंडीशन ऐड कर दें, यानी कि पेशेंट को एंजाइटी तो हो रही है, साथ साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज
मोटार एक्टिविटी। इतना समझ में आ गया। यानी कि एंजाइटी की कंडीशन के साथ साथ पेशेंट के अंदर साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाए, यानी कुछ मूवमेंट शो करने लगे, इतनी एंजाइटी हो रही कि बार बार अपना हाथ हिला रहा है, पैर हिला रहा है, साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ रही है, सही से बैठ नहीं पा रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एजिटेशन। यानी कि पेशेंट एजिटेटेड हो रहा है। तो इतना याद रखना, एंजाइटी प्लस इनकी साइकोमोटर एक्टिविटी को हम क्या बोल देते हैं? एजिटेशन। और पैनिक किसको बोलेंगे? पैनिक बोलेंगे हम, एजिटेशन तो है ही उसके अंदर, यानी कि एंजाइटी भी है, साइकोमोटर एक्टिविटी भी है, एजिटेशन प्लस इम्पेंडिंग, एक वर्ड यूज होता है इसके लिए, इम्पेंडिंग डूम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये करेक्टरिस्टिक साइन है इसका, पैनिक एंजाइटी का। इम्पेंडिंग डूम का क्या मतलब होता है? इतना ज्यादा एंजाइटी हो गई कि पेशेंट को घबराहट इतनी ज्यादा हो गई, इतना पाल्पिटेशन हो गया, तो पेशेंट क्या होगा? लेइंग डाउन, नीचे लेट जाता है। इतना याद आपको रखना है। इम्पेंडिंग डूम का मतलब होता है इतनी ज्यादा एंजाइटी और घबराहट होगी, पेशेंट घबराहट के मारे नीचे लेट जाता है और उसमें इनकी साइकोमोटर एक्टिविटी की कंडीशन देखी जाती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पैनिक एंजाइटी। तो चारों चीजें आपको याद रखनी है, एंजाइटी, फोबिया, एजिटेशन, पैनिक में माइनर डिफरेंस है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें, विच अमाइनो एसिड्स डेफिशिएंट इन द मेज? ऑप्शन ए मिथ्योनिन, ऑप्शन बी लूसीन, ऑप्शन सी ट्रिप्टोफान, ऑप्शन डी आइसोल्यूसिन। तो चलिए इसको आपको आंसर करना है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी ट्रिप्टोफान। वन लाइनर में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। किस तरीके से पूछा जाता है? एक क्वेश्चन होता है जैसे मेज है, मेज हम क्या बोलते हैं? मक्का। मक्का में एक एसेंशियल अमाइनो एसिड की डिफिशियंसी होती है, वो कौन सा होता है? ट्रिप्टोफान की क्या होता है इसके अंदर? डेफिशिएंसी देखने को मिलती है मक्का। अगर कोई जो किसान है या कोई भी है तो एक्सेसिव कंजप्शन कर रहा है मक्का का, एक्सेसिव कंजप्शन कर रहा है मक्का का, तो क्या होगा? तो जो ट्रिप्टोफान की डेफिशिएंसी है, तो ट्रिप्टोफान की उसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी, और इवेंचुअली ट्रिप्टोफान से जो विटामिन B3 राइबोफ्लेविन, सॉरी विटामिन B3 नियासिन जिसको हम बोलते हैं, उसकी इवेंचुअली डेफिशिएंट हो जाती है, क्योंकि जो ट्रिप्टोफान है वो B3 का प्रीकर्सर है। ट्रिप्टोफान से आगे जाके विटामिन B3 बनता है। तो नियोसिन की कमी की वजह से पेशेंट के अंदर एक डिजीज देखने को मिलती है। प्रीवियसली सीरीज में हमने डिस्कस अच्छे से करा था, तो उसको हम बोलते हैं पेलाग्रा। ठीक है, पेलाग्रा की कंडीशन पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है, एक्सेसिव कंजप्शन। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि मान लीजिए एक फार्मर है, वो एक्सेसिव कंजप्शन कर रहा है मक्का का, तो उसके अंदर कौन सी कंडीशन डेवलप होने के चांसेस होते हैं? पेलाग्रा। तो पेलाग्रा के अंदर 4D सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं 4D? एक होता है आपका डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया, ये हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, और इन जो अभी ऐड हुआ वो डेथ। पहले 3D थे, अब 4D हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन था कि विच अमाइनो एसिड डेफिशिएंट इन द मेज, तो ट्रिप्टोफान की डिफिशियंसी होती है मेज के अंदर, और उसी की वजह से पेलाग्रा की डिजीज कंडीशन डेवलप हो जाती है। और इसमें से क्या क्या एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं? न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें कि एक पूछा गया है, बार बार पूछा गया, पल्सेस है, तो पल्सेस के अंदर कौन सा अमाइनो एसिड की डिफिशियंसी होती है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो ये होगा आपका मिथियोनिन। कौन सा होगा? मिथियोनिन। और साथ में एक और अमाइनो एसिड की डिफिशियंसी होती है इसके अंदर, वो होता है आपका सिस्टीन। ठीक है, इतना याद रखना, ये भी एमसीक्यू है। सेकंड हम बात करें सीरियल्स, जो अनाज है उसके अंदर किसकी डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है? इसके अंदर देखने को मिलती है थ्रियोनिन, थ्रियोनिन प्लस लाइसिन, इनकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो प्रायोरिटी आपको थ्रियोनिन इनको देना है, मिथियोनिन। पल्सेस के अंदर पूछे तो आपको PM करके याद रखना है। पल्सेस के अंदर अगर आपको याद रखना तो PM करके याद रखना कि पल्सेस के अंदर मिथियोनिन की डेफिशिएंसी होती है। और अगर हम बात करें मेज, जो हमारा एमसीक्यू पूछा है हमने, मेज के अंदर किसकी डेफिशिएंसी होती है? ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान। और ट्रिप्टोफान अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसके साथ साथ एक और डेफिशिएंसी होती है, वो होगा आपका लाइसिन। तो सारे एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा एमसीक्यू दो इनमें से पूछा गया, एक पल्सेस पे से पूछा गया और एक जो ट्रिप्टोफान मेज में से पूछा गया, और एक पेलाग्रा डिजीज पे से क्वेश्चन पूछा गया कि किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन B3 नियासिन की कमी से।
नेक्स्ट हम बात करते हैं द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एंटायर कंटेंट ऑफ द ऑर्बिट इंक्लूडिंग द आई बॉल एंड आईलिड्स इज ऑप्शन ए इन्यूक्लेशन, ऑप्शन बी इविसरेशन, ऑप्शन सी एक्सटेंटरेशन, ऑप्शन डी लेजर सर्जरी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी एक्सटेंटरेशन। यानी कि क्या पूछा गया? सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंटायर कंटेंट्स ऑफ ऑर्बिट, यानी कि ऑर्बिट के सारे कंटेंट को निकाल दे, साथ साथ में आईबॉल को निकाल दे और आईलिड्स को भी निकाल दे, यानी कि सारी स्ट्रक्चर हम निकाल दे रहे हैं, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? एक्सटेंटरेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। क्या होती है इसके अंदर? तीन चीजें हम बात करते हैं। पहला अगर हम बात करें इविसरेशन, क्या होता है? इविसरेशन के अंदर हम अगर आपको डेफिनेशन में से क्वेश्चन पूछे तो क्या होगा? इसके अंदर किस किस चीज को हम निकालते हैं? हम आई के सारे कंटेंट को, आई कंटेंट्स हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हम किसको इंटेक्ट छोड़ देते हैं, यानी किसको हम रिमूव नहीं करते हैं इविसरेशन के अंदर? जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा, इसको हम रिमूव नहीं करते हैं, डोंट रिमूव। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? अगर हम आई कंटेंट को इस तरीके से पूछेगा, द कंटेंट ऑफ द आईज आर रिमूव्ड बट द आउटर लेयर स्क्लेरा इज लेफ्ट इंटेक्ट इज कॉल्ड इविसरेशन। उसको हम क्या बोल देते हैं? इविसरेशन। फर्स्ट स्टेज मान ली इविसरेशन है, आई कंटेंट को हम निकाल रहे हैं लेकिन स्क्लेरा को हम छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्यूक्लेशन। हम किसको बोलेंगे? इसके अंदर किसका हम रिमूवल कर देते हैं? एंटायर आई का हम रिमूवल कर देते हैं, प्लस ग्लोब, जो आई ग्लोब है हम इसका रिमूवल कर देते हैं। और लेकिन इसमें क्या इंटेक्ट छोड़ दिया जाता है? ऑर्बिटल कंटेंट। ऑर्बिटल कंटेंट्स को हम क्या छोड़ देते हैं? ये रिमूव नहीं करते हैं। ये आपको याद रखना है। इतना समझ में आ गया? यानी कि इविसरेशन में क्या होगा? इविसरेशन में सिर्फ हम आई बॉल को रिमूव करेंगे और आई बॉल में भी जो स्क्लेरा वाली लेयर है उसको हम छोड़ देंगे। इन्यूक्लेशन की हम बात करें तो यहाँ तो एंटायर आई को ही रिमूव कर लेंगे, इसमें स्क्लेरा को भी कर लेंगे, ग्लोब को भी रिमूव कर लेंगे, लेकिन क्या पीछे छोड़ देंगे? ऑर्बिटल कंटेंट को हम रिमूव नहीं करेंगे। उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम इन्यूक्लेशन बोल देते हैं। और लास्ट स्टेज आती है एक्सटेंटरेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं? हम आई को भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और ग्लोब को भी हम रिमूव कर देते हैं। इसके साथ साथ हम क्या रिमूव करते हैं? मसल्स, लेक्राइमल ग्लैंड, ऑप्टिक नर्व, बोन, यानी कि सारा कंटेंट जो आई बॉल आई ग्लोब के अंदर प्रेजेंट, अगर हम रिमूव कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंटरेशन। माइनर डिफरेंस से याद रखना है, इन्यूक्लेशन के अंदर सिर्फ आई कंटेंट रिमूव करते हैं, उसमें भी स्क्लेरा को हम इंटेक्ट रखते हैं, उसको रिमूव नहीं करते हैं। ये इविसरेशन में। और इन्यूक्लेशन के अंदर हम बात करें तो एंटायर आई और ग्लोब को रिमूव कर देते हैं, लेकिन जो ऑर्बिटल कंटेंट है कुछ इस तरीके से अगर आई अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये ऑर्बिट कंटेंट है, इसको हम छोड़ देंगे। लेकिन एक्सटेंटरेशन के अंदर क्या करेगा? जो ऑर्बिट कंटेंट है इस तरीके से अगर आई है, इसको पूरा ही हम रिमूव कर देंगे, यानी कि आई बॉल को हम रिमूव करेंगे, ऑर्बिट को रिमूव करेंगे, जो लेक्राइमल ग्लैंड और जो मसल्स है आसपास की उसको भी हम रिमूव कर देंगे। किसके अंदर? एक्सटेंटरेशन। 3 एमसीक्यू है, तीनों को याद रखना है। माइनर डिफरेंस है, तीनों एमसीक्यू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच टाइप ऑफ डिल्यूजन इज कॉल्ड ओथेलो सिंड्रोम। ऑप्शन ए डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ऑप्शन बी डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ऑप्शन सी डिल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक, ऑप्शन डी डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। क्वेश्चन पूछा गया कि किस टाइप के डिल्यूजन को हम ओथेलो सिंड्रोम बोलते हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, और इसी को हम बोलते हैं ओथेलो सिंड्रोम। और इसका दूसरा नाम एक और है, इसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल जेलसी, ठीक है। अब होता क्या है डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी? पहले आप डिल्यूजन का मतलब समझिए कि डिल्यूजन क्या होता है। पहला हमसे किसमें से क्या बनता है कि डिल्यूजन माइंड के किस कंपोनेंट का डिसऑर्डर है, तो ये आपके थॉट का डिसऑर्डर है।
डिलीजन। दूसरा इसकी डेफिनेशन में पूछ रहा था कि फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिलीजन। इतना समझ में आ गया। अब हम डिलीजन के अलग अलग टाइप बनते हैं, टाइप में से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम इसी को समझते हैं कि डिलीजन इनफिडिलिटी में होता क्या है। जो पर्सन है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, उसको क्या होता है, जो अपना जो पार्टनर है, पर्सन को क्या होता है अपना, या तो पार्टनर है उसका, ये जो स्पाउस है या लाइफ पार्टनर है, या फिर जो उसका सेक्स पार्टनर है। दो चीजें होती है, तो या तो उसका लाइफ पार्टनर स्पाउस है, या हस्बैंड या वाइफ है, या फिर उसका जो सेक्स पार्टनर है, उसको क्या लगता है, उसको क्या, उस पर क्या होता है, शक होता है। ठीक है, उसको अपने पार्टनर पे शक होता है कि वो उसको क्या कर रहा है, चीट कर रहा है, यानी कि उसके साथ फ्रॉड कर रहा है, उसको धोखा दे रहा है, और हर टाइम उसके पास यही चिंता उसको लगी रहती है, लेकिन उसके पास कोई एविडेंस नहीं होते, नो एविडेंस। यानी कि बिना एविडेंस के उसकी इमेजिनेशन में उसको ऐसा लगता है कि जो उसका जो पार्टनर है, उसका जो स्पाउस है, वो दूसरे के साथ उसको चीट कर रहा है, और इसी वही उसके मन में जो शंका रहती है, इनफिडेलिटी का मतलब वही होता है एक तरीके से शंका, ठीक है, संदेह उसको रहता है। ये जो यानी कि जो धोखा उसको दे रहा है उसका पार्टनर, उसको हम क्या बोल देते हैं, डिलीजन ऑफ इनफिडेलिटी, और इसी को हम बोलते हैं ओथेलो सिंड्रोम। इसका दूसरा नाम है पैथोलॉजिकल जेलसी। इसके अंदर क्या होता है, जो पार्टनर है उसके प्रति उसको चीट करने का उसको डर रहता है हमेशा, ऑल टाइम, और उसके पास कोई इनफ एविडेंस नहीं होती इस बात को प्रूव करने के लिए, खाली वो इमेजिनेशन से ऐसा सोचता रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं, डिलीजन ऑफ इनफिडेलिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन। ये स्किज़ोफ्रेनिया है, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, इसको बोलते क्या है, पैरानॉइड डिलीजन भी इसको हम बोलते हैं, पैरानॉइड डिलीजन। इसका दूसरा नाम है पैरानॉइड डिलीजन। सारे डिलीजन के अंदर अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन। इसके अंदर क्या होगा, पेशेंट को किन किन लेवल पे उनको, इसमें पेशेंट को शक रहता है, लेकिन किन किन पे, मान लीजिए पेशेंट को लगता है उसके खाने में किसी ने पॉइजन मिला दिया है, ठीक है, कोई इसे फॉलो कर रहा है, ठीक है, कोई इसे चीट कर रहा है, तो ये सारे उसके अंदर उसको शंका बनी रहती है, पेशेंट के अंदर शक रहता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन। और इसी का दूसरा नाम है पैरानॉइड डिलीजन। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर में ज्यादा देखने को मिलता है। किस लेवल पे, पॉइजन, फॉलोड, चीटेड, हैरेसमेंट, ऐसे उसको शक रहता है, इन चार पांच लेवल पे, उसको बोलते हैं डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन। डिलीजन ऑफ ग्रैंडिसिटी में क्या होगा, ग्रैंडिसिटी का मतलब महान, महानता, या जो पेशेंट है उसको लगता है कि वो महान है, वो क्या है, पेशेंट कैसा स्टेटमेंट देगा कि वो गॉड है, या फिर उसके पास कोई सुप्रीम पावर है, यानी कि जो अपनी टैलेंट पे, अपनी एबिलिटीज पे, अपनी स्किल के बारे में उसको हाइपर बिलीफ होता है, उसको लगता है कि मैं ही हूँ सब कुछ, मैं भगवान हूँ, मैं महान हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मेरे से बेटर कोई नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिलीजन ऑफ निहिलिस्टिक। ये एक बार एम्स में इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये इस तरीके से था कि प्यूट्रिफिकेशन ऑफ इंटेस्टाइन। अगर पेशेंट को ऐसा लग रहा है लेकिन क्लिनिकल ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, तो ये किस टाइम के डिलीजन के अंदर आता है, तो ये होगा आपका प्यूट्रिफिकेशन ऑफ डिलीजन ऑफ निहिलिस्टिक। इसमें क्या होता है, पेशेंट को जो है, जो रियल थिंग्स है, कोई पर्सन है या कोई भी चीज है, उसकी एग्जिस्टेंस पे उसको शक होने लगता है, उसको वो मानता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस पे कोई एक पर्सन उसका फ्रेंड है, तो उसको ऐसा लगता है कि उस दुनिया में ही नहीं है। कोई उसका हाउस है तो उसको लगता है वो दुनिया में नहीं है। या फिर अपने बॉडी के बारे में उसको लगता है कि उसकी जो इंटेस्टाइन है उसका प्यूट्रिफिकेशन हो गया, कि उसके अंदर वो सड़ चुकी है, और या फिर उसके अंदर इंटेस्टाइन ही एब्सेंट है, ऐसा उसको लगता है। ऐसा रियल में होता नहीं है। यानी कि किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस को नकार देना क्या है, निहिलिज्म या निहिलिस्टिक। तो इस टाइप के डिलीजन को क्या बोलते हैं, निहिलिस्टिक। यानी कि किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस को पेशेंट मानने को तैयार नहीं होता है, कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया में। इस टाइप के डिलीजन को, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि प्यूट्रिफिकेशन ऑफ इंटेस्टाइन लग रहा है पेशेंट को, यानी कि उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी आंतें सड़ने लगी है, मेरी आंत के अंदर ये एब्सेंस है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो हमारी इंटेस्टाइन है वो एब्सेंट है, तो वो उसके एग्जिस्टेंस को मान नहीं रहा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, डिलीजन ऑफ निहिलिस्टिक। और डिलीजन इनफिडेलिटी हमने बात कर ली, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एसोसिएटेड विद लोअर सीजर थ्रेशोल्ड व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग ईसीटी। ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी एंटी कन्वल्जेंट, ऑप्शन बी बेंजोडाइजिपिन्स, ऑप्शन डी बार्बिट्रेट्स। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन बी एंटी कन्वल्जेंट।
यहाँ पे पूछा गया है ईसीटी के बारे में। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि किस टाइप की ड्रग है जो अगर हम ईसीटी से पहले अगर हम यूज करते हैं तो वो क्या करेगी, जो ईसीटी का जो थ्रेशोल्ड लेवल है सीजर का उसको कम कर देगी। अब इसको मतलब समझिए। ईसीटी के बारे में मैं 2 या 3 क्वेश्चन सीरीज में काफी डिटेल से बता चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं ईसीटी के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। जो मैंने सारी चीजें ईसीटी से रिगार्डिंग मैंने प्रीवियस सीरीज में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे कि ईसीटी की डेफिनेशन अगर हम जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि इंड्यूस्ड आर्टिफिशियल, इस तरीके की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल ग्रांड वन सीजर, इसी तरीके की हम डेफिनेशन ईसीटी के अंदर पढ़ते हैं। यानी कि क्या हो रहा है, हम ईसीटी पेशेंट को क्यों दे रहे हैं, हम पेशेंट के अंदर आर्टिफिशियली सीजर डेवलप करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए वो जरूरी है। हम क्या करते हैं, उसको शॉक देते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक, और उसके अंदर कुछ सेकंड के लिए हम सीजर डेवलप करवाते हैं, उसको ही हम ईसीटी बोलते हैं। तो हम कौन सी ड्रग हम नहीं देंगे जो उसके थ्रेशोल्ड लेवल को कम कर देगी। तो एंटी कन्वर्जेंट अगर हम बात करें तो किसके लिए यूज की जाती है, सीजर के लिए। ठीक है, सीजर के ट्रीटमेंट में एंटी कन्वर्जेंट यूज की जाती है। और ऐसे पेशेंट जिसको ईसीटी की जरूरत है, अगर हम उसको एंटी कन्वर्जेंट दे रहे हैं तो हमारे ईसीटी देने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि हम तो खुद चाह रहे हैं कि पेशेंट के अंदर आर्टिफिशियली सीजर डेवलप हो ताकि उसका ट्रीटमेंट हो। और अगर हम एंटी कन्वर्जेंट यूज कर रहे हैं तो उसको क्या होगा, सीजर डेवलप नहीं होगा। और जो हमारा काम है ईसीटी वाला, जो हमारा नॉर्मल जो हम कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर आर्टिफिशियली सीजर डेवलप करने की, वो नहीं हो पाएगा। और उसके थ्रेशोल्ड, यही इसका क्वेश्चन का मतलब है कि लोअर थ्रेशोल्ड लेवल, यानी कि कौन सी ड्रग है जो ईसीटी के थ्रेशोल्ड को कम कर देगी, कौन सी होगी, एंटी कन्वर्जेंट। क्यों कम कर देंगी, इसका रीजन मैंने बता दिया। ये क्या करेगी, सीजर को आने से रोकेगी। और हम क्या चाह रहे हैं, ईसीटी से सीजर पेशेंट के अंदर प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी भी एंटी कन्वर्जेंट पेशेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते हैं सीजर वाले के अंदर। तो करेक्ट आंसर हमारे ये होगा। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच एलिमेंट इन मदर्स ब्रेस्ट मिल्क एक्ट एज प्रोफाइलेक्टिक एजेंट फॉर मलेरियल डिजीज। ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी लेक्टोफेरिन, ऑप्शन सी बाइफिडस, ऑप्शन डी लोपाबा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी लोपाबा। क्वेश्चन क्या आ रहा है कि जो मदर के ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन सा ऐसा प्रोफाइलेक्टिक एजेंट है जो बेबी को मलेरियल डिजीज से प्रिवेंट करवाता है। तो हमारा ऑप्शन होगा लोपाबा। हम 1 बाय 1 इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है इसके बारे में हमने अलग अलग इसके टाइप के बारे में हमने डिस्कस करा था। जो फर्स्ट मिल्क होता है वो कौन सा होता है, कोलेस्ट्रम। फर्स्ट मिल्क होता है कोलेस्ट्रम। इसके जो अलग अलग टाइप हम प्रीवियस सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा न्यूट्रिशन किस में प्रेजेंट होता है। तो कोलेस्ट्रम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, IgA। ये सारी चीजें कोलेस्ट्रम के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का अलग अलग फंक्शन है, लेकिन जो मलेरियल डिजीज को प्रिवेंट करने वाला फंक्शन कौन सा है, लोपाबा। पाबा का मतलब होता है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ये क्या होता है, जो मलेरिया का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, उसको ह्यूमन के अंदर अपनी साइकिल को कंप्लीट करता है। और उस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उसको पाबा की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी होती है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है प्लाज्मोडियम को अपनी साइकिल कंप्लीट करने के लिए। लेकिन मदर के ब्रेस्ट मिल्क में पाबा नेचुरली कम होता है, जिसकी वजह से प्लाज्मोडियम अपनी साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाता, और इसी वजह से ये जो बेबी है उसके अंदर मलेरिया को प्रिवेंट करने का काम करता है। कौन, पाबा। तो इसलिए ये प्रोफाइलेक्टिक एजेंट की तरह काम करता है बेबी के अंदर मलेरिया के लिए। IgA की हम बात करें तो IG एंटीबॉडी ब्रेस्ट मिल्क से ट्रांसफर होती है, और ये कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी ये प्रोवाइड कराती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें लेक्टोफेरिन का क्या काम है। लेक्टोफेरिन हमें क्या करता है, एंटेरोकोलस बैक्टीरिया से प्रिवेंट कराने का काम करता है, एंटेरोकोलस बैक्टीरिया। और बाइफिडस फैक्टर अगर पूछ लिया जाए तो ई कोलाई, अगर हम यहाँ बात करें ई कोलाई के इन्फेक्शन से ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन सा ऐसा कंपोनेंट जो ई कोलाई के इन्फेक्शन से प्रिवेंट कराता है, तो वो कौन सा होगा आपका, बाइफिडस फैक्टर। तो सबके यूनिक फंक्शन है अलग अलग। तो IgA ब्रेस्ट मिल्क से जो इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफर होती है वो कौन सी होती है, IgA। लेक्टोफेरिन क्या करता है, एंटेरोकोलस बैक्टीरिया से प्रिवेंट कराता है। और बाइफिडस फैक्टर क्या करता है, ई कोलाई के इन्फेक्शन से बेबी को प्रिवेंट करता है। और लोपाबा क्या करता है, मलेरियल डिजीज से बेबी को प्रेजेंट करता है। तो 4 MCQ है।
एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। एक और इससे रिलेटेड होता है कि कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को ट्रांसफर होती है, वो होती है आईजीजी। इसको याद रखने का तरीका होता है ग्रेट इन नंबर, जी से आपको जी रखना, ग्रेट इन नंबर और स्मॉल इन साइज, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी पाई जाती है, आईजीजी, और सबसे छोटी कौन होती है, सबसे छोटी भी कौन सी होती है, आईजीजी। ठीक है, दो चीजें इसके बारे में पूछते हैं कि सबसे ज्यादा मात्रा में आईजीजी होती है और सबसे छोटी भी होती है, इसलिए प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द ईटिंग डिसऑर्डर which is characterized by an obsessive fear of gaining weight and refusing to eat and suffering undernutrition is called option A bulimia nervosa, option C anorexia nervosa, option B, option C pica, option D binge eating disorder। चलिए इसका आंसर करिए। ईटिंग डिसऑर्डर से क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी एनोरेक्सिया नर्वोसा। एम्स और नॉरसेट का फेवरेट एमसीक्यू है। ईटिंग डिसऑर्डर में से एक एमसीक्यू हमेशा नॉरसेट के अंदर, हर नॉरसेट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर से, और सबसे ज्यादा एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर पेशेंट को है वो ऑब्सेसिव फीवर रहता है, किस चीज का, उसको डर रहता है कि उसको गेनिंग वेट, यानी कि उसका जो वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा और वो खाने से मना कर देता है, और इस वजह से अंडर न्यूट्रिशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगर चलो बेसिक सा डिफरेंस हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इनमें बेसिक सा डिफरेंस होता है, हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ तो मैंने बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा कि एम्स में इतना ईजी नहीं आता है, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट को जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो एनोरेक्सिया और बुलिमिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। और एक होता है आपका बिंज ईटिंग। ठीक है, ये तीन ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में बात करें। सबसे पहले अगर आपको देखना है कि ईटिंग डिसऑर्डर में करता क्या है पेशेंट, मान लीजिए सबसे ज्यादा किसके, फीमेल के अंदर देखने को मिलता है। तो ये फीमेल है और अपने आप को ये मिरर के अंदर देख रही है, और मिरर के अंदर अपने आप को देख रही है, अपने आप को, इसको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा फैटी हो गई हूँ या मेरा बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया, और इस वजह से वो क्या करती है, खाना नहीं खाती है, खाने के बाद में उसको कंपनसेट करने की कोशिश करती है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा में। तो अगर हमें सबसे पहले अगर हम बुलिमिया की अगर हम बात करें, बुलिमिया में क्या करेगा, इसके अंदर वो उसको फियर जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। फियर क्या होगा, एब्सेंट है, किस चीज का, ईटिंग फूड का, फियर एब्सेंट ऑफ ईटिंग फूड, इतना सा डिफरेंस है। बुलिमिया वाला पेशेंट क्या करेगा, उसको है ना खाने से कभी डर नहीं लगता। बुलिमिया वाले पेशेंट को वो खाना जितना चाहे खा सकता है, और इसीलिए वो क्या करता है, बींज ईटिंग करता है। बींज ईटिंग करता है। बींज ईटिंग का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव ईटिंग वो कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे इसको कोई फियर नहीं। एनोरेक्सिया वाले पेशेंट की अगर हम बात करें, यहाँ क्या होता है, उसको फियर ऑफ ईटिंग, इतना से डिफरेंस है। यही सिम्टम आपको क्वेश्चन में पूछेगा। अगर पेशेंट को फियर ऑफ ईटिंग हो रहा है तो वो एनोरेक्सिया है, और अगर पेशेंट को फियर ऑफ ईटिंग नहीं हो रहा है, यानी कि उसको खाने से कोई डर नहीं लग रहा है, तो वो क्या है, बुलिमिया नर्वोसा है। ठीक है, अब क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ तो वो खाने से ही मना कर देगा, फियर ऑफ ईटिंग, वो खाएगा ही नहीं, रिफ्यूज कर देगा, क्या करेगा, फूड को वो रिफ्यूज कर देगा। ठीक है, इसी वजह से क्या होगा, उसकी जो बीएमआई है जो नॉर्मल से 18.5 से अगर कम हो तो उसको हम अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं, तो इसकी बीएमआई वो अब नॉर्मल होगी। लेकिन बुलिमिया वाले पेशेंट के अंदर जो इसका वेट है या बीएमआई की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इसका नॉर्मल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि बुलिमिया है या एनोरेक्सिया है, तो अगर पेशेंट का वेट नॉर्मल है, बीएमआई नॉर्मल है, तो वो बुलिमिया वाला पेशेंट है। और अगर पेशेंट का जो बीएमआई है वो 18.5 से है और अंडर न्यूट्रिशन की कंडीशन है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, एनोरेक्सिया बोल देंगे। इतना आपको समझ में आ गया। दो चीज हो गई इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। पहला, एनोरेक्सिया वाला पेशेंट फूड के लिए उसको फियर रहता है, वो मना कर देगा, रिफ्यूज कर देगा। दूसरा, अंडर न्यूट्रिशन वाला होगा। बुलिमिया वाला फूड के लिए मना नहीं करता, एक्सेसिव ईटिंग कर लेता, लेकिन उसके बाद में क्या करता है, वो कंपनसेशन करने की कोशिश करता है। जो खाना खाया है उसका कंपनसेशन करने की कोशिश करता है। कैसे करेगा, एक्सेसिव एक्सरसाइज करेगा या फिर वोमिटिंग करेगा। ठीक, एक्सेसिव एक्सरसाइज करेगा या इंड्यूस वोमिटिंग करेगा, खुद से वोमिटिंग करने की कोशिश करेगा, या एक्सेसिव स्टूल पास करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये कंपनसेशन है, किसमें देखने को मिलता है, बुलिमिया नर्वोसा वाले पेशेंट को। यानी कि एक्सेसिव ईटिंग, बींज ईटिंग कर लेगा, खाने का उसको कोई डर नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद में कंपनसेट करने के लिए क्या करेगा, वो
एक्सरसाइज करेगा या वोमिटिंग करने की कोशिश करेगा उसको कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज, तीसरा जो फैक्टर इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए, जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है ये अर्ली एडोल्सेंस के अंदर प्रेजेंट होता है। अर्ली एडोल्सेंस की हम बात करें जैसे 12 to 18 ईयर्स है तो ये 12 से 16 साल में प्रेजेंट होता है, और ये लेट एडोल्सेंस के अंदर प्रेजेंट होता है 16 to 18। और क्वेश्चन में आप देख लीजिए यही पूछा गया था कि रिफ्यूज टू ईट, यानी कि खाने के लिए मना कर देता है। तो खाने के लिए कौन सा पेशेंट मना करता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा, क्योंकि उसको खाने से डर रहता है। और ऑब्सेसिव फीवर होता है उसको गेनिंग फेट का। और यहाँ पे देखिए कंडीशन दे रखी है अंडर न्यूट्रिशन हो गया। बुलिमिया वाले पेशेंट को कभी अंडर न्यूट्रिशन नहीं होगा, क्योंकि वो पहले बींज ईटिंग कर चुका है, और वोमिटिंग भी करेगा तो वो कितनी कर लेगा, क्योंकि उसने बींज ईटिंग करी तो वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, उसका बीमाइन नॉर्मल रहता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है। और अगर बींज ईटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें क्या करेगा, सिर्फ वो क्या एक्सेसिव क्या करेगा, वो ईटिंग करेगा, उसके बाद कोई कंपनसेशन उसमें देखने को नहीं मिलेगा। तीनों में बस इतना बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो वेट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वेट किसके अंदर नॉर्मल होता है, वो बुलिमिया नर्वोसा के अंदर नॉर्मली हमें देखने को मिलता है। और एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट के अंदर फियर ऑफ ईटिंग देखने को मिलती है। वेट नॉर्मल नहीं होगा क्योंकि वो खाता ही नहीं है, कंपनसेशन तो बाद में करेगा लेकिन वो पहले खाने से ही मना कर देगा। तो इसमें से एमसीक्यू पूछा था दिल्ली एम्स के अंदर या नोटसेट के अंदर, एक एमसीक्यू पूछा था कि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है ना, उसको जो नर्सिंग ऑफिसर है उसको डेली डाइट के अकॉर्डिंग फूड डिलीवर कर रही है, लेकिन उसके बाद में भी उसका वेट जो है इंक्रीज नहीं हो रहा, तो क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी? तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी उसको खाने की, उसमें एक ऑप्शन था कि खाने के 2 घंटे बाद तक भी उसको क्या करना है, मॉनिटर। क्योंकि 2 घंटे में खाने को अब्जॉर्व होने में लगते हैं, और इतनी देर में पेशेंट क्या करता है, जैसे हमने उसको खाना दिया और हम अगर दूसरे पेशेंट के पास चले गए तो ये हमारी एब्सेंस में क्या करेगा, इंड्यूस वोमिटिंग करेगा, और उसको कंपनसेट करने के लिए अपना सारा खाना बाहर निकाल देगा। तो हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पेशेंट को खाना खिलाने के 2 घंटे बाद तक भी उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बेसिक डिफरेंस इनमें से यही है एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा के अंदर। तो यही है, अगर रिफ्यूज ईट कर रहा है और अंडर न्यूट्रिशन तो वो एनोरेक्सिया होगा, और नॉर्मल है क्योंकि कंपनसेशन की अगर हम बात करें तो दोनों में ही कंपनसेशन देखने को मिल जाता है, लेकिन आइडेंटिफाई किससे होगा, आपका वेट से आप आइडेंटिफाई उसको कर सकते हैं, ठीक है। और भी एमसीक्यू हम नेक्स्ट एमसीक्यू में डिस्कस करेंगे कि इसके और कोई कॉम्प्लिकेशन में से और क्या एमसीक्यू में से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 11। ए गर्ल हु इज लेट एडोलसेंट इन एज सफरिंग फ्रॉम एन ईटिंग डिसऑर्डर इन विच शी इनिशियली परफॉर्म बीन्स ईटिंग एंड इन्वॉल्व इन सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग फॉर द कंपनसेशन। ऑन एग्जामिनेशन there is a crusted callosity on the knuckles of dominant hand due to repeated self-induced vomiting. Identified this condition. Option A bulimia nervosa, option B anorexia nervosa, option C pica, option D binge eating disorder. तब आपको आंसर करना है, प्रीवियसली क्वेश्चन में मैंने समझा दिया है, तो करेक्ट आंसर आपको सबको पता है, इसका ऑप्शन होगा बुलिमिया नर्वोसा। तो यहाँ पे क्या है, पहला जो कीवर्ड आपको याद रखना लेट एडोलसेंट, यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे जो बुलिमिया वो लेट एडोलसेंट में होगा 16 से 18, और अर्ली एडोलसेंट के अंदर होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो पहला तो यही आपको आइडेंटिफाई कर लेना कि लेट एडोलसेंस में हो रहा है, इसका मतलब बुलिमिया होने के चांसेस है, ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर है, इनिशियली क्या करती है, बींज ईटिंग करती है, यानी कि ज्यादा खाना खा लेती है। तो एनोरेक्सिया वाला पेशेंट तो बींज ईटिंग करता ही नहीं है, वो तो खाने से डर लगता है उसको, लेकिन बुलिमिया वाला ही करता है बींज ईटिंग। और उसके बाद में क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। कैसे कंपनसेट करेगा, खुद सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग, यानी कि वोमिटिंग खुद इंड्यूस करेगा कंपनसेशन के लिए। और जब उसका एग्जामिनेशन करा तो हमने क्या देखा, वहां पे क्रस्टेड कैलोसिटी ऑन द नकल ऑफ द डोमिनेंट हैंड, यानी कि जो उसका हाथ है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए उसका हाथ है डोर्सल पीछे के सरफेस पे, तो जो यहाँ बोन है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पिगमेंटेशन होता है, पिगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो मैं अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डोमिनेंट हैंड पे ये हमें देखने को मिलता है, तो कंडीशन कौन सी होगी, बुलिमिया नर्वोसा। तो अगर हम 2 चीजों पे अगर हम बात करें, ये आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया और बुलिमिया नर्वोसा। अब और क्या एमसीक्यू इसमें से बनता है, आइडेंटिफाई करना मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आइडेंटिफाई करना, वेट से आप देख सकते हैं। और ये हो गया आपका बुलिमिया। अगर हम बुलिमिया के बारे में बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में से वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछे जाते हैं। 2 साइन इसके अंदर से पूछे जाते हैं, 3, ठीक है। पहला क्या होगा, पहले डायरेक्ट नाम से पूछा जाता है कि रसल साइन। रसल साइन किसके अंदर हमें देखने को मिलता है,
इसकी इमेज बेस आप देख सकते हैं, जाके इमेज बेस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं रसल साइन को सर्च करके। रसल साइन क्या होता है, जो उसकी डोर्सल सरफेस है हैंड की, पेशेंट की, उसकी जो नकल है उस पर क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रसल साइन। ऐसा क्यों होता है, जैसे पेशेंट ने मान लीजिए खाना खाया और उसके बाद में क्या होगा, अपने हाथ से उसने अपना हाथ मुंह के अंदर डाला और इंड्यूस वोमिटिंग करी, यानी वोमिटिंग को इंड्यूस करा। अब बार बार ऐसा करने की वजह से क्या होता है, जो इसके जो हैंड की जो पोस्टीरियर सरफेस है, वहां पे जो बोनी पार्ट है, नकल जिसको हम बोलते हैं, वहां पे क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, क्योंकि बार बार स्टिमुलेशन की वजह से बार बार टच होता है, उसकी जो हार्ड प्लेट है उस पर टच होता है जो उसका हैंड है, और उसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होता है, और वहां पे क्रस्टेड कैलोसिटी हमें देखने को मिलती है। यही वर्ड यूज होगा इस साइन के लिए, क्रस्टेड कैलोसिटी ऑन द नकल ऑफ डोमिनेंट हैंड। खाना खाएगा, खाना खाने के बाद अपना हाथ जो है मुंह के अंदर डालेगा और वोमिटिंग इंड्यूस करेगा, और ऐसा वो लॉन्ग टर्म से बहुत सालों तक करता है, बहुत महीनों तक करता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसके हाथ की पीछे की सरफेस पे, बोन पे पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, क्योंकि बार बार वहां पे टच हो रही है हार्ड प्लेट, और यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, रसल साइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बुलिमिया नर्वोजा में देखने को मिलता है। पहला एमसीक्यू यही पूछा जाता है। दूसरा, इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा इसमें क्या पूछा जाता है कि मेलोरी वेज सिंड्रोम, क्या बोलते हैं इसको हम, मेलोरी वेज सिंड्रोम। अब ये क्या है, हमने बात करी कि जो बुलिमिया वाला पेशेंट है वो खाना खाने के बाद में सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग करता है, और वोमिटिंग करता है इसकी वजह से जो इसका गैस्ट्रिक कंटेंट है और गैस्ट्रिक जूस है वो बार बार रिगर्जिटेट होके इसोफेगस से होते हुए माउथ में आता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, जो उसकी जो लोअर इसोफेगस है, मान लीजिए ये इसकी इसोफेगस है और ये इसका स्टमक है, तो ये इंड्यूस करेगा बार बार, तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट है इसका अपवर्ड मूवमेंट होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती इसोफेगस में, इसकी वजह से यहाँ पे इसका इसोफेगस का टीयर हमें देखने को मिलता है, लीजन्स वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाते हैं क्योंकि एसिड की वजह से, और इसको हम क्या बोलते हैं, मेलोरी वेज सिंड्रोम। किसमें देखने को मिलता है, बुलिमिया नर्वोजा, क्योंकि सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग करेगा, एसिड का रिफ्लक्स होगा, उसके माउथ के अंदर एसिड आएगा, और उसी वजह से अगर इसोफेगस में एसिड के कांटेक्ट की वजह से वहाँ पे उसका टीयर और लीजन्स बन जाते हैं इसोफेगस में, उसको बोलते हैं मेलोरी वेज सिंड्रोम, उसके अंदर देखने को मिलता है। और तीसरा एमसीक्यू इसमें से पूछा जाता है, जो इसकी इनेमल है, वो इनेमल है उसका क्या होता है, डीजनरेशन हो जाता है, डेंटल कैरीज उसके अंदर देखने को मिलता है। बस ये तीन ही कॉम्प्लिकेशन में से बुलिमिया में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको बोलूँगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोजा, तो ये भी एक तरीके से मैं अगर इसको स्टार दूँ तो ये 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोरेक्सिया नर्वोजा में क्या इंपॉर्टेंट है, बुलिमिया के कॉम्प्लिकेशन हम पढ़ लिए, अब एनोरेक्सिया की कॉम्प्लिकेशन क्या है। अब यहाँ पे मैंने एक बात करी थी कि बुलिमिया वाला पेशेंट तो खाना खाता है, बींज ईटिंग करता है, उसके बाद कंबशन करता है, लेकिन उसका जो वेट है वो नॉर्मल रहता है, बीएमआई नॉर्मल रहता है। क्यों, क्योंकि वो उसने पहले ही बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, कितनी भी वोमिटिंग कर ले, लेकिन वेट तो उसका नॉर्मल रहेगा क्योंकि उसने पहले इतना इनफ खाना खाया। लेकिन एनोरेक्सिया वाला जो पेशेंट है वो खाना ही नहीं खाता, रिफ्यूज टू ईट करता, तो उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो ज़्यादा डेवलप होते हैं। तो कौन कौन से होता है, पहला होता है उसके अंदर सबसे जो लीथल होता है, कार्डियक अरिथमिया उसके अंदर डेवलप होने के चांसेस होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू है कि एनोरेक्सिया नर्वोजा के केसन के अंदर कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, कार्डियक अरिथमिया। क्यों, खाना नहीं खा रहा, और कहीं उसकी वजह से उसके अंदर जो पोटेशियम है उसका लेवल डिक्रीज होता है, और इसी वजह से उसमें अंदर कार्डियक अरिथमिया देखने को मिलता है। यहाँ अगर हम बात करें तो जो एनोरेक्सिया की अगर हम कॉम्प्लिकेशन अलग से मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहला होगा कार्डियक डिसअरिथमिया, इसके अंदर एनोरेक्सिया वाले पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन है, डिक्रीज पोटेशियम लेवल हो जाता है, क्योंकि खाना ही नहीं खा रहा, तो एसेंशियल जो चीज़ें हैं, एसेंशियल न्यूट्रिशन, उसकी डिफिशियंसी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें लेनुगो हेयर, यानी कि अगर पेशेंट प्रॉपर तरीके से खाना नहीं ले रहा, हाइड्रेटेड नहीं होता, तो उसके जो हेयर है वो क्या होते हैं, डिहाइड्रेटेड यानी रूखे हेयर उसके हो जाते हैं, ड्राई हेयर हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लेनुगो हेयर। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एमसीक्यू पे हमने यूज किया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट सेट के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 3 कैरेक्टरिस्टिक साइन होते हैं इसके, आपको याद रखना। पहला कौन कौन सा होता है, याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से। हाइपोटेंशन, क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन प्लस ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, क्योंकि खाना पीना नहीं खा रहा, उसकी बीपी कम हो गई है,
और जो हार्ट रेट है, क्योंकि प्रॉपर वॉल्यूम नहीं बचा ब्लड का तो उसकी हार्ट रेट वो भी कम हो गई, और साथ साथ में हाइपोथर्मिया, क्योंकि प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही और हाइपोथर्मिया की कंडीशन उसके अंदर डेवलप होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कॉम्प्लिकेशन में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है। अधिकतर कंफ्यूजन टेम्परेचर पे होता है, हाइपरथर्मिया करके आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 3 आपको सिम्टम याद रखने एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर। कॉम्प्लिकेशन में हाइपोटेंशन होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, हाइपोथर्मिया होगा। एक जो लास्ट है इसके अंदर एमिनोरिया, यानी कि जो फीमेल है उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉपेज हो जाता है, क्यों? क्योंकि प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं है, इनफ ब्लड नहीं है, इसकी वजह से जो एमिनोरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। और लास्ट वन इज रिस्क ऑफ डिप्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस टाइप के ईटिंग डिसऑर्डर में डिप्रेशन के या सुसाइड के रिस्क होते हैं, कितना % होते हैं? लगभग अप्रोक्स 10%। इसमें देखने को मिलता है एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर। और एक ये भी पूछ लेते हैं कि किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि पोटेशियम उसका डिक्रीज हो जाएगा और मैग्नीशियम कमी होगी और फॉस्फेट की उसके अंदर कमी होगी। तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलते हैं। एक और एमसीक्यू यही भी बता देता हूँ, ड्रग ऑफ चॉइस ईटिंग डिसऑर्डर के लिए कौन सी होती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट सारे एमसीक्यू हैं। SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो हम यूज करते हैं, जो एंटी डिप्रेसेंट में यूज करते हैं, इसकी डीओसी है ईटिंग डिसऑर्डर की। सारे एमसीक्यू हैं, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, सारे एमसीक्यू हैं तो आपको याद रखने हैं। ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन बनते हैं कॉम्प्लिकेशन पे। रिसेंटली अब कॉम्प्लिकेशन में से क्वेश्चन पूछा गया तो आपको ये कॉम्प्लिकेशन अच्छे से याद रखने, स्पेशली जो 3rd नंबर वाला कॉम्प्लिकेशन है ये आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारी ईटिंग डिसऑर्डर हो गई, इससे बाहर ईटिंग डिसऑर्डर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इतना ही पूछा जाता है ईटिंग डिसऑर्डर में से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पेरेंट्स रिपोर्टेड टू ए क्लिनिक with their 3-year child and complaining of foul smelling stool and also recurrent respiratory infections with wheezing sound. On history collection, they tells that on kissing to the child, they feel salty taste. On the basis of case scenario, most probable diagnosis is option A, celiac disease, option B, lactose intolerance, option C, respiratory distress syndrome, option D, cystic फाइब्रोसिस। तो चलिए, बहुत अच्छा एमसीक्यू है, इसका आंसर करना है आपको। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी, सिस्टिक फाइब्रोसिस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या नॉर्थ सेट की अगर हम बात करूं, नॉर्थ सेट में सिस्टिक फाइब्रोसिस बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए इसके एमसीक्यू में डिस्कस करते हैं। उससे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि जो पेरेंट्स है अपने 3 साल के बच्चे को क्लिनिक में लेके आते हैं और कंप्लेन करते हैं। क्या कंप्लेन करते हैं? फॉल स्मेलिंग, यानी कि जो स्टूल है उसके अंदर फॉल यानी कि बहुत गंदी स्मेल आ रही है। और साथ साथ बच्चे को क्या हो रहा है, रिसेंटली क्या हो रहा है, बच्चे को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बार बार उनको सर्दी जुकाम इस तरीके से उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहे हैं। और साथ साथ वो जब रेस्पिरेशन कर रहा है तो वीजिंग साउंड वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हिस्ट्री कलेक्शन पे और उन्होंने बताया कि जब भी वो अपने बच्चे को किस करते हैं तो उनको एक साल्टी यानी कि नमक जैसा स्वाद आता है बच्चे की स्किन से। तो इस बेसिस पे केस सिनेरियो पे मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस कौन सा होगा? सिस्टिक फाइब्रोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला एमसीक्यू नॉर्सेट का क्या होगा? सिस्टिक फाइब्रोसिस। किस टाइप का डिसऑर्डर है सिस्टिक फाइब्रोसिस? पहला एमसीक्यू यही पूछा गया, बार बार पूछा गया, अभी भी पूछा जाएगा। ठीक है, कौन सा टाइप का डिसऑर्डर है ये? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, डोमिनेंट नहीं है। पहला एमसीक्यू तो यही पूछा जाएगा सबसे पहला। अगर 65 में से क्वेश्चन पूछेगा यही पूछा गया है और भी पूछा जाएगा। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, तो डोमिनेंट वोमिनेंट आपको कुछ कंफ्यूज नहीं होना, सीधा याद रखना ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। दूसरा, कौन से टाइप के क्रोमोसोम में अबनॉर्मलिटी की वजह से हमें सिस्टिक फाइब्रोसिस देखने को मिलता है? तो क्रोमोसोम, कौन सा क्रोमोसोम है? 7th क्रोमोसोम। दूसरा एमसीक्यू, सारे एमसीक्यू है। थर्ड एमसीक्यू क्या पूछेगा इसमें से? किस जीन के अंदर हमें इसके अंदर म्यूटेशन देखने को मिलता है? तो वो हो गया CFTR जीन। तीसरा एमसीक्यू, क्यों? क्योंकि CFTR जीन 7th क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होता है। तो इसका नाम क्या है? सी अब से हो गया आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेज। ठीक है, कंडक्टेज रेगुलेटर जीन, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं।
ठीक है। तो CFTR जीन में म्यूटेशन की वजह से हमें सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ये तो हो गई वन लाइनर। अब उन्होंने क्या बोला कि जैसे ही वो किस करते हैं साल्टी टेस्ट उसको फील होता है। तो हमने एक बात करी थी प्रीवियस में कि स्वेट क्लोराइड टेस्ट किसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए। इसमें क्या होगा, पेशेंट का, बच्चे का हम स्वेट लेंगे, उसके अंदर क्लोराइड की कंसंट्रेशन चेक करेंगे और उस सोडियम क्लोराइड उसके अंदर सबसे ज़्यादा है। सोडियम आपको पता है सोडियम क्लोराइड नमक के लिए यूज होता है, क्लोराइड उसके अंदर ज़्यादा है, इसी वजह से उसको साल्टी टेस्ट आ रहा है। तो इसके लिए हम डायग्नोसिस के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्वेट क्लोराइड टेस्ट। MCQ है, एग्जाम में पूछा गया है। अब हम बात करते हैं कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में ब्रीफली हम समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जो 4 सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। कौन कौन सा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इन्हीं से रिलेटेड सिम्टम देखने को मिलते हैं। पहला MCQ कि सबसे मोस्ट कॉमनली अफेक्ट कौन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, अगर हम चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में अर्लीस्ट साइन कौन सा देखने को मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, कौन सा देखने को मिलता है चाइल्ड की, सॉरी इन्फेंट की अगर हम बात करें तो, इन्फेंट की अगर हम बात करें तो कौन सा साइन हमें देखने को मिलता है, ये होता है आपका मेकोनियम इलियस। मेकोनियम इलियस हमें देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट MCQ, डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला साइन होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस का इन्फेंट के अंदर मेकोनियम इलियस। इसके अंदर क्या होता है, मेकोनियम जो होता है, मेकोनियम किसको बोलते हैं, जो फर्स्ट स्टूल बेबी पास करता है उसको हम बोलते हैं मेकोनियम। मेकोनियम क्या होता है, इसके अंदर डू नॉट पास, यानी कि मेकोनियम पास नहीं कर पाता, अपना फर्स्ट स्टूल पास नहीं कर पाता बेबी, उसको क्या बोलते हैं, मेकोनियम इलियस। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस को हम ब्रीफली समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी ये कोई भी लूमन है और हर लूमन के ऊपर अलग अलग इस तरीके से पंप प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए आपका ये सोडियम और क्लोराइड वाला पंप है, ठीक है। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर क्या होता है, इस जीन में, कौन से जीन में, CFTR, इस जीन में म्यूटेशन की वजह से ये पंप काम करना बंद कर देते हैं। इस पंप का क्या काम है, जो एक्सेसिव सिक्रेशन है, एक्सेसिव फ्लूइड है, उसको लूमेन के अंदर डालना। मान लीजिए आपका लंग्स है, ठीक है, और इस लंग्स में भी आपको जो एक्सेसिव म्यूकस बनता रहता है उसका सिक्रेशन क्लियरेंस होता रहता है नॉर्मली। मान लीजिए कोई डक्ट है यहाँ पे और यहाँ पे पंप है। अब ये CFTR जीएन अगर नॉर्मल काम कर रहा है तो एक्सेसिव सिक्रेशन इस लूमेन में आ रहा है और बाहर हम माउथ से हम बाहर निकाल देते हैं स्पूटम के रूप में। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि इसमें म्यूटेशन है तो ये सोडियम और क्लोराइड जो चैनल है ये काम सही से नहीं कर पाएगा, और सही से काम नहीं कर पाने की वजह से क्या होगा, जो जितनी भी लूमन है, जितने भी बॉडी के अंदर लूमन वाली स्ट्रक्चर है उसके जो सिक्रेशन क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो पंप है, ये सही से काम नहीं कर पा रहा। इस पंप का क्या काम था, इस लूमन के अंदर जो फ्लूइड है वो फ्लूइड को इस तरीके से पास करना, जो सिक्रेशन ताकि वो थिन बने रहे। नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन इसमें म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, ये पंप सही से काम नहीं करता है और जो सिक्रेशन है, जो फ्लूइड है इस पंप के थ्रू जो लूमन में नहीं जा पाता, जो सिक्रेशन कैसे हो जाएंगे, थिक। अब कहाँ के होते हैं, पूरी ऑल ओवर द बॉडी। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो सारे इंटेस्टाइन के जो सिक्रेशन वो थिक हो जाएंगे। अगर हम रेस्पिरेटरी की बात करें तो जो म्यूकोस लेयर क्लियरेंस है वो नहीं हो पाएगा, स्पूटम थिक बनेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो म्यूकस है वो जमा रहेगा, और इसी वजह से हमें क्या देखा होता है, रिपीटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, कंजेशन हो जाएगा, उसके अंदर स्पूटम जम जाएगा, है ना। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होगा, मेकोनियम इलियस को देखने को मिल रहा है। जो मेकोनियम है उसका फर्स्ट टूल, उसके अंदर फ्लूइड की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी, इतना थिक हो जाएगा कि वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा और मेकोनियम पास नहीं कर पाएगा बेबी, इसी को हम बोलते हैं मेकोनियम इलियस। एक और कैरेक्टरिस्टिक साइन क्या होता है, कुछ इस तरीके से, मान लीजिए आपके इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का अगर ये डूडेनम वाला पार्ट अगर हम बात करें, और डूडेनम वाले पार्ट में आपको पता है एम्पुला से जो आपका पेनक्रियाज है, मान लीजिए आपका ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज अपने सारे सिक्रेशन कहाँ पे डालता है, डूडेनम के अंदर। कौन कौन से सिक्रेशन डालता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ से याद रखना, सुनना इसको अच्छे से। पेनक्रियाटिक लाइपेज प्लस अमाइलेज, ये आपको 2 डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो पेनक्रियाज रिलीज करता है। लाइपेज क्या करता है, फैट का ब्रेकडाउन करता है, और अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करता है। इतना आपको पता है, नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्वेश्चन। अब क्या करेगा, नॉर्मली क्या करता है, पेनक्रियाज डूडेनम में ये सिक्रेशन डालता है, यहाँ पे गैस्ट्रिक कंटेंट से फूड आता है और ये ब्रेकडाउन करता है, नॉर्मली डाइजेशन हो जाता है। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया पेशेंट को, ये मान लीजिए इसोफेगस है,
ये आपका स्टमक है और ये इसका डूडेनम है। अब क्या होगा, मान लीजिए किसी पेशेंट या बच्चे ने फेट या मिल्क वाली या कोई भी ऐसी चाइल्ड की अगर हम बात करें फेट वाली डाइट ली है। अब क्या होगा, होना तो ये चाहिए कि पेनक्रियाज अपना लाइपेज रिलीज करेगा, लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन में जो पेनक्रियाज की सिक्रेशन भी थिक हो जाएंगे, पेनक्रियाज के अंदर ही लाइपेज और अमाइलेज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, तो लाइपेज का सिक्रेशन नहीं हो पाएगा, तो जो फेट है उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। फेट का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो फेट का डाइजेशन नहीं होगा तो अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो सारा फेट किस में होगा, स्टूल के अंदर रिलीज होगा। तो यहाँ पे आपने करेक्टरिस्टिक चीज पढ़ी है कि फॉल स्मेलिंग स्टूल देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक स्टूल के अंदर एक बहुत सी बेड अडर या बहुत गंदी स्मेल देखने को मिल रही है चाइल्ड के अंदर। क्यों देखने को मिल रहा है? क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि उसके स्टूल के अंदर फेट है। क्यों है उसके स्टूल के अंदर फेट? क्योंकि जो फेट का ब्रेकडाउन पेनक्रियाटिक लाइपेज से होना था वो नहीं हो पाया है, और उसी की वजह से वो फेट का अब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाया, और वो फेट ऐसा का ऐसा ही स्टूल के अंदर बाहर एक्सक्रीट हो रहा है, और उसी की वजह से फॉल स्मेलिंग स्टूल देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम वाले सिक्रेशन है वो सही से नहीं हो पाएगी। सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज ही ऐसी है, सारे सिक्रेशन बॉडी के थिक हो जाते हैं। मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या देखने को मिल रहा है, स्टीटोरिया। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? स्टीटोरिया। करेक्टरिस्टिक साइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसका है? सिस्टिक फाइब्रोसिस का। क्या देखने को मिलेगा? फेट इन स्टूल को हम क्या बोल देते हैं? स्टीटोरिया। क्यों देखने को मिला? मैकेनिज्म मैंने बता दिया। जो पेनक्रियाटिक एंजाइम आने थे वो आ नहीं पाएंगे, फेट का ब्रेकडाउन नहीं होगा, अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और फेट स्टूल के अंदर ऐसा कैसा रिलीज हो जाएगा, और फेट अगर स्टूल में प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं स्टीटोरिया। उसी की वजह से फॉल स्मेलिंग हमें देखने को मिलती है। इतने एमसीक्यू बनते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस से। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, 7वें क्रोमोसोम को अफेक्ट करता है, सीएफटीआर जीन को अफेक्ट करता है। टेस्ट स्वेट क्लोराइड टेस्ट करेंगे हम इसका, सैंपल में हम क्या लेंगे? स्वेट लेंगे उसका, और उसके अंदर क्लोराइड की कंसेंट्रेशन हम चेक करने की कोशिश करेंगे। कितनी करेंगे ये भी बता देता हूं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछ ले आपको कि कितनी जो कंसेंट्रेशन होनी चाहिए। ये होगी आपकी, अगर लेस देन 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर क्लोराइड की कंसेंट्रेशन है स्वेट के अंदर तो ये नॉर्मल है, ठीक है। 40 से 60 है तो ये क्या? सस्पेक्टेड है, और मोर देन 16 है क्लोराइड की कंसेंट्रेशन स्वेट में तो ये क्या है? पॉजिटिव है स्वेट क्लोराइड टेस्ट, और यानी कि पक्का जो पेशेंट है उसको स्वेट क्लोराइड जो सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा मेकोनियम इलियस वाला क्वेश्चन कि फर्स्ट अर्लीस्ट इंडिकेटर ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस इन इन्फेंट क्या करेगा? मेकोनियम इलियस, क्योंकि वो मेकोनियम पास नहीं कर पाता। दूसरा, स्टीटोरिया की कंडीशन उसके अंदर देखने को मिलेगी। फॉल्स स्मेलिंग स्टूल देखने को मिलेगा क्योंकि फेट का ब्रेकडाउन। तो अलग अलग सिस्टम से अलग अलग सिस्टम सिम्टम में देखने को मिलेंगे। हमने बात करी थी कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसके अंदर इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे सीमन का जो भी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, इस जो वास्टर डिफरेंस है और सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है वहां भी एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसलिए पेशेंट के अंदर स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी की कंडीशन पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा चाइल्ड में से इन्हीं सिम्टम पे से ऐसा का ऐसा सेम रिपीटेड सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको सिर्फ डायग्नोस करना है सिस्टिक फाइब्रोसिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे से डिटेल में कोशिश करा है इसको समझाने की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच फूड आइटम इज एडवाइज्ड टू बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ ए चाइल्ड विद सीलियक डिजीज? ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी रई, ऑप्शन सी व्हीट, ऑप्शन डी बार्ले। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए राइस। ये जो तीन चीजें हैं कभी नहीं देते। पहले हम बात करते हैं कि सीलियक डिजीज होती क्या है। सीलियक डिजीज का दूसरा नाम क्या होता है? माल अब्जॉर्प्शन, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम इसको हम बोलते हैं, या इसी को ही हम बोलते हैं ग्लूटीन एंटेरोपैथी। क्या बोलते हैं? ग्लूटीन एंटेरोपैथी। इसके अंदर क्या होता है, जो बच्चा होता है उसके अंदर जो ग्लूटीन प्रोटीन है उसका क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस होता है, उसका अब्जॉर्प्शन नहीं होता है और उसका ब्रेकडाउन, उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है। किसका? ग्लूटीन प्रोटीन। किसके अंदर होता है? सबसे ज्यादा किसके अंदर प्रेजेंट होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीलियक डिजीज का क्वेश्चन पहला पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा ग्लूटीन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, या कौन सी डाइट हमें सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड करनी है, अवॉइड करनी है। तो सबसे ज्यादा किसके अंदर प्रेजेंट होता है? अगर मैं बात करूं तो व्हीट बच्चे को नहीं देना, क्योंकि व्हीट के अंदर ग्लूटीन होता है। दूसरा होगा इसके अंदर बार्ले यानी कि जौ, ये है आपका गेहूं, ये हो गया जौ। तीसरा क्या होगा? ओट्स,
रई कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जब पेशेंट को अगर सीलिएक डिजीज है बेबी को, तो ये डाइट में इंक्लूड नहीं होने चाहिए। पहला एमसीक्यू यही है। न्यूट्रिशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीलिएक डिजीज वाले पेशेंट को कौन सी चीज प्रोहिबिटेड कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। व्हीट, बार्ले, ओट्स और एक ऑप्शन में दे देगा राइस। तो आपको एक्सेप्ट वाला चूज करना पड़ेगा राइस। ठीक है, तो ये 4 चीजें तो आपको नहीं देनी है सीलिएक डिजीज वाले पेशेंट को। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक प्रोटीन होता है ग्लूटीन प्रोटीन, और चाइल्ड इस ग्लूटीन प्रोटीन का डाइजेशन नहीं कर पाता। डाइजेशन नहीं करेगा तो अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो पेशेंट को डायरिया, स्टोरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। इसलिए इसको माल अब्जॉर्प्शन यानी कि अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम बोलते हैं। पहला एमसीक्यू तो यही बोलते हैं, पूछते हैं कि क्या हम बच्चे को नहीं दे सकते हैं। दूसरा एमसीक्यू ये पूछते हैं सीलिएक डिजीज है किसी बच्चे को, उसके लिए बेस्ट सब्स्टिट्यूट फूड कौन सा है। यानी कि अगर हम ये नहीं दे सकते तो अब बच्चे का पेट तो बनना है, तो बेस्ट सब्स्टिट्यूट फूड कौन सा होगा जिसका हम सब्स्टिट्यूशन करके वो फूड हम पेशेंट को हम दे सकते हैं, तो कौन सा होगा। अगर ऑप्शन के अंदर राइस है तो बिना सोचे समझे पहली प्रायोरिटी आपको राइस को देनी है। ठीक है, अगर राइस नहीं है तो मिलेट्स, और मिलेट्स नहीं है तो कॉर्न। ये तीनों है तो तीनों, यानी कि 3 चीजें हम बच्चे को दे सकते हैं। कौन कौन सी? राइस फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है? राइस। बेस्ट सब्स्टिट्यूट फूड है सीलिएक डिजीज वाले पेशेंट को राइस। मिलेट्स और कॉर्न ये हम दे सकते हैं, ये इंडिकेटेड है सीलिएक डिजीज में। और ये नहीं दे सकते, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सीलिएक डिजीज के अंदर किस प्रोटीन का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है या रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, वो होता है आपका ग्लूटीन। एक और देखने को मिलता है कि जो पेशेंट है सीलिएक डिजीज वाला, उसके अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी भी हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जो आपको जो फेट सोल्यूबल विटामिन है ए, डी, ई के, इनका अब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि ये माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है और विटामिन के का अब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, तो हमें जो ब्लीडिंग टेंडेंसी देखने को मिलती है जो पेशेंट होता है उसके अंदर। बस इतना ही क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा। इसके अंदर एक और करेक्टरिस्टिक साइन में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका करेक्टरिस्टिक साइन कौन सा होता है। स्टिटोरिया, जो हमने बात करी थी सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसके अंदर भी अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता फेट का, और वेट स्टूल के अंदर निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिटोरिया। और अब बच्चा खा नहीं पा रहा तो उसके अंदर वेट लॉस भी देखने को मिलता है। स्पेशली अगर हम फेट का अगर हम बात करें, फेट का डाइजेशन होने लगता है तो पेशेंट के अंदर वेट लॉस देखने को मिलता है। और स्पेशली मसल्स फास्टिंग देखने को मिलेगी। कौन से 2 एरिया की? एक हम बात करें बटक्स एरिया की, और दूसरी हम बात करें एक्सट्रीमिटी। ये भी एमसीक्यू है, याद रखना है कि बेबी के अंदर सबसे पहले मसल्स फास्टिंग कहाँ स्टार्ट होती है? बटक्स वाले एरिया और एक्सट्रीमिटी वाले एरिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यंग एडल्ट गर्ल सफरिंग फ्रॉम एनोरेक्सिया नर्वोसा शोज विच टाइप ऑफ सिम्टम्स। ऑप्शन ए टेकिकार्डिया हाइपोटेंशन हाइपोथर्मिया, ऑप्शन बी ब्रेडिकार्डिया हाइपोटेंशन हाइपोथर्मिया, ऑप्शन सी टेकिकार्डिया हाइपोटेंशन हाइपोथर्मिया, और ऑप्शन डी ब्रेडिकार्डिया हाइपोटेंशन हाइपरथर्मिया। तो चलिए आपको आंसर करना है, इजी है क्योंकि मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर चुका है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। ये नॉरसेट में और एम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। अच्छे से हमने प्रीवियसली क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जो एनोरेक्सिया नर्वोसा का पेशेंट है उसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक साइन 3 होते हैं, कौन से होते हैं? ब्रेडिकार्डिया यानी कि नॉर्मल हार्ट रेट से कम हार्ट रेट, हाइपोटेंशन बीपी कम हो जाएगी, हाइपोथर्मिया टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब गलत आंसर है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द नर्व विच कैरीज मैसेज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड ग्लैंड कॉल्ड अफरेंट नर्व, इफरेंट नर्व, मिक्स्ड नर्व, गैंग्लिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंपल एमसीक्यू है, ऑप्शन बी इफरेंट नर्व। 2 तरीके की नर्व की अगर हम बात करें, आपका ब्रेन है, मान लीजिए कोई ये आपकी मसल्स है, ठीक है, ये नर्व है, यहाँ पे सेंसेशन लेके आएगी कि मसल्स को कांटेक्ट करवाना है, और मसल्स से कोई अगर पेन वगैरह हो रहा है तो ब्रेन की तरफ मैसेज आता है। तो एक तो होता है इस डायरेक्शन में, एक होता है इस डायरेक्शन में। तो जो ब्रेन से मसल्स के पास जो मैसेज लेके आ रही है वो कौन सी नर्व है? आपकी इफरेंट नर्व। याद रखना है, कंफ्यूजन होता है अफरेंट और इफरेंट में, इन्हीं को हम बोलते हैं मोटार नर्व। तो मोटार नर्व आएगा तो आप इजीली कर पाओगे, लेकिन इफरेंट नर्व में कंफ्यूज हो जाओगे। और मसल्स या किसी ऑर्गन से ब्रेन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन लेके जा रही है तो उसको बोलते हैं अफरेंट नर्व, और इसी का दूसरा नाम होता है सेंसरी नर्व। ठीक है, बस इतना ही इसमें एमसीक्यू पूछते हैं, कंफ्यूजन होता है ये एमसीक्यू
2 या 3 बार एग्जाम में पूछा गया है सिंगल लाइनर के अंदर, इसलिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे डाला है। तो ई से आपको इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। ई का मतलब, ई से आप रखो एग्जिट, यानी कि ब्रेन को एग्जिट करके निकलने वाली नर्व, यानी कि ब्रेन से एग्जिट यानी मोटार नर्व है। तो इफरेंट नर्व क्या करेगी, ब्रेन से सेंसेस लेके आएगी रिलेटिव ऑर्गन्स के पास, और ऑर्गन से लेके जाएगी एफरेंट नर्व। तो दो ही नर्व में से कंफ्यूज होता है, तो यही सेम हमसे इसी तरीके से पूछा जाएगा। तो आपको करेक्ट आंसर होगा एफरेंट नर्व, जो कि ब्रेन से इन्फॉर्मेशन लेके आती है। तो आई होप आपको आज की क्वेश्चन सीरीज पसंद आएगी, सारे इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट सीरीज में इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।